बिहार में अब तक का सबसे बड़ा नक्सली हमला हुआ है। बीती रात गया औरंगाबाद बॉर्डर पर इमामगंज में नक्सलियों ने सीआरपीएफ के काफिले पर घात लगाकर हमला किया। नक्सलियों ने पहले सुरक्षा बलों की सर्च पार्टी पर अंधाधुंध फायरिंग की और फिर लैंड माइंस ब्लास्ट किए। हमले में 10 जवान शहीद हुए हैं, जबकि कई जवान जख्मी हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए हेलीकॉप्टर से पटना भेजा गया है। 3 जो ज्यादा इंजर्ड हैं उनको हेलीकॉप्टर से पटना भेजा गया। हमले के बाद पटना से आईजी ऑपरेशंस गया पहुंच गए हैं। हमले में घिरे सुरक्षा बलों को निकालने के लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हमले वाली जगह से सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए हैं। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में 3 नक्सली मारे गए। जम्मू कश्मीर में अभी तक हिंसा का दौर थमा नहीं है। सोमवार को यहाँ लगातार 10वें दिन भी कर्फ्यू लगा रहा। घाटी की हिंसा में अब तक 35 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और 3500 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। पूरी घाटी की अगर बात करें तो करीब 40 लोग इसमें मारे जा चुके हैं। वहीं अगर फोर्स की बात करें तो करीब 1000 इसमें सीआरपी के लोग हैं जो घायल हुए हैं। लेकिन फिर भी कोशिश की जा रही है कि लोगों को समझा बुझा करके शांत रखा जा सके। मौजूदा हालात और कानून व्यवस्था पर चर्चा के लिए मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने 21 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इधर एनडीए की बैठक में शिवसेना और अकाली दल के सवाल पर पीएम मोदी ने कहा कि सरकार के पास कश्मीर मुद्दे पर छिपाने के लिए कुछ नहीं है। वहीं राज्यसभा में बहस के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कश्मीर में जो भी हो रहा है वो पाकिस्तान प्रायोजित है। कांग्रेस ने भी गृह मंत्री के बयान का समर्थन किया। जो कुछ भी हो रहा है वो पूरी तरह से पाक स्पॉन्सर्ड है। पाक स्पॉन्सर्ड कहने को तो नाम पाकिस्तान है, लेकिन हरकतें उसकी हर नापाक है। मैं कहता हर हरकतें नापाक। पाकिस्तान का अलग देश बनना 1947 में ही हर बीमारी का जड़। आज जो मिसट्रस्ट है इस देश के अंदर हिंदू और मुसलमानों के बीच में, और हमारी मेजॉरिटी कम्युनिटी कहीं कहीं माइनॉरिटी पर शक करती है, शक के घेरे में लाती है, उसकी वजह पाकिस्तान है। कश्मीर के मौजूदा हालात पर जी न्यूज ने बड़ा खुलासा किया है। ग्राउंड जीरो पर पहुंचे जी न्यूज के कैमरे ने कुछ ऐसे चौंकाने वाले दृश्य रिकॉर्ड हुए जिनमें पता चला कि जम्मू कश्मीर, यूपी और केरल में नौजवानों के दिमाग में भाषणों और ऑडियो वीडियो की मदद से वहाबी विचारधारा का जहर भरा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक पिछले कुछ साल में जम्मू कश्मीर में मस्जिदों और मदरसों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। हैरानी की बात यह है कि इन्हें कौन बना रहा है और इसमें किसका पैसा लगा है, ये किसी को नहीं मालूम। बहुत सारी संख्या बढ़ी है, बहुत सारे, बिकॉज उनका बैकबोन पैसा सूदिया से और मुख्तलिफ कंट्रीज से जो पैसा उनको आ रहा है। नहीं तो गाँवों में 4 बंदे कैसे एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट बना सकता है। नहीं तो मतलब कहीं पे 500 फैमिलीज हैं, वहाँ पे एक फैमिली कैसे कोई इंस्टीट्यूट या कोई मॉस्क बना सकते हैं। तो मैं थिंक कि ये तो इस पर सोचना चाहिए कि है क्या मामला, क्या है, फिर उसमें क्या किया जाता है। उसमें वही रेडिकलिज्म और वहाबिज्म फैलाया जाता है। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब। एक खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान से हवाला के जरिए हर साल 100 करोड़ रुपए कश्मीर भेजे जाते हैं। शक जताया जा रहा है कि इन नई बनी मस्जिदों के पीछे कहीं सीमा पार की साजिश तो नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 17,000 करोड़ रुपए इस तरीके की मस्जिदों पर खर्च किए गए हैं। 700 से ज्यादा मस्जिदें पिछले 10 साल में तैयार की गई हैं। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इस तरीके की मस्जिदें बन रही हैं तो फिर खुफिया एजेंसी और सरकार कर क्या रही है। इन मस्जिदों से सबसे ज्यादा चिंता अमन चैन में यकीन रखने वाले सूफी समाज को है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 20 सालों में घाटी में कम से कम 17,000 करोड़ रुपए अवैध तरीके से भेजे गए हैं और उन्हीं पैसों के दम पर 5,000 से ज्यादा मस्जिदें तैयार की गई हैं। पश्चिम बंगाल में पुलिस ने धमाकों की बड़ी साजिश नाकाम कर दी है। बर्दवान के अलग अलग इलाकों में पुलिस ने 653 देसी बम बरामद किए हैं। बम बनाने और रखने के आरोप में पुलिस ने 1117 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। दरअसल शनिवार को तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के 2 गुटों में आपसी झड़प के बाद पुलिस को खुफिया जानकारी मिली थी, जिस पर पुलिस ने कल्यापुर गांव के मंगोलकोट इलाके में छापेमारी की। देसी बमों की दूसरी खेप केतुग्राम गांव के एक क्लब से बरामद की गई। 653 बम के अलावा पुलिस ने 26 हथियार, 28 जिंदा कारतूस और भारी मात्रा में गांजा और शराब भी जब्त किए। पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी सांसद नवजोत सिंह सिद्धू ने राज्यसभा से इस्तीफे के बाद पत्नी समेत आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। सिद्धू लोकसभा चुनाव में अमृतसर से टिकट न मिलने के बाद से ही बीजेपी आलाकमान से नाराज चल रहे थे। इस्तीफे के बाद सिद्धू ने कहा
कि सही और गलत की लड़ाई में उन्हें एक को चुनना था। ऐसे में वो तटस्थ नहीं रह सकते, लिहाजा पंजाब के हित में वो ये फैसला ले रहे हैं। राज्यसभा की सदस्यता लेने पर सिद्धू ने कहा कि उन्होंने पीएम के कहने पर राज्यसभा में जाने का फैसला लिया था। इस खबर के बाद पंजाब का दौरा कर रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि लोग राज्यसभा सीट पाने के लिए अपनी सबसे प्रिय चीज तक त्यागने को तैयार रहते हैं। मैं इस साहस के लिए सिद्धू जी को सलाम करता हूँ। नवजोत सिंह सिद्धू जी और उनकी पत्नी अकाली दल के भ्रष्टाचार के खिलाफ, ड्रग माफियाओं के खिलाफ, किसानों की बदहाली के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं और मुझे लगता है कि एक बेहतर पंजाब बनाने के लिए, एक खुशहाल पंजाब बनाने के लिए, देश का नंबर 1 का पंजाब बनाने के लिए आज अच्छी शक्तियां एकजुट हो रही हैं और ये पंजाब की राजनीति के लिए, पंजाब के लोगों के लिए बहुत अच्छा संकेत है। वहीं अकाली दल का कहना है कि सिद्धू के जाने से गठबंधन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। डेमोक्रेसी बहुत मजबूत है इस देश की, इसलिए उसको कोई खास नुकसान होने वाला नहीं है। आम आदमी पार्टी में जाने की चर्चा है उनकी मर्जी है, जहाँ मर्जी जाए। फैसला आम आदमी करेंगे कि किसको वो नेता मानते हैं। बीसीसीआई में सुधार की दिशा में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने बीसीसीआई को जस्टिस लोढ़ा कमेटी की सिफारिशें 6 महीने के अंदर लागू करने के आदेश दिए हैं। इस फैसले के बाद अब बोर्ड में एक व्यक्ति एक पद का नियम लागू होगा। मंत्री और प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अब बोर्ड में शामिल नहीं हो पाएंगे। हालांकि राजनेताओं की बोर्ड में एंट्री पर कोई पाबंदी नहीं होगी। बीसीसीआई अफसरों की आयु सीमा 70 साल होगी। अहम बात यह है कि अब बोर्ड में सीएजी का एक प्रतिनिधि भी शामिल होगा। जिन राज्यों में एक से ज्यादा क्रिकेट संघ हैं, उन्हें रोटेशनल आधार पर वोटिंग करनी होगी, यानी एक राज्य के पास एक वक्त में सिर्फ एक ही वोट होगा। इसके अलावा बोर्ड में खिलाड़ियों की एसोसिएशन होगी जो बाहर से भी फंड ले सकती है। फंडिंग की अधिकतम सीमा पर फैसला बोर्ड को करना है। बीसीसीआई को आरटीआई के दायरे में लाने और सट्टेबाजी को वैध करार देने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पर फैसला संसद को करना होगा। We respect whatever the Supreme Court has said and we are studying the judgment. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली में 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का आदेश दिया है। एनजीटी ने दिल्ली आरटीओ को निर्देश दिया है कि वो पुरानी डीजल गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन तुरंत रद्द करे। राजधानी में बढ़ते पॉल्यूशन को ध्यान में रखते हुए एनजीटी ने यह फैसला किया है। इससे पहले अप्रैल 2015 में ही एनजीटी ने फैसला सुनाया था, लेकिन उसके बाद दिल्ली की सड़कों से डीजल वाहन हटाने की समय सीमा बढ़ा दी गई थी। दिल्ली में इस वक्त 5.9 लाख डीजल गाड़ियां रजिस्टर्ड हैं। इनमें से 2,82,000 गाड़ियां 10 साल पुरानी हैं। 10 साल वाली जो पुरानी जो गाड़ियां हैं उसमें जो एनजीटी के आदेश थे उसके तहत आज दिल्ली सरकार को आदेश दिए गए हैं कि आप उस आदेश का कंप्लायंस कीजिए। आपको बता दें कि 15 साल या इससे पुरानी डीजल वाहनों पर राजधानी में पहले से ही बैन है। एनजीटी ने जो हमारी गाड़ी जो डीजल की बंद करी ना, टूरिस्ट गाड़ी, ये गलत है। मेरे हिसाब से ये अच्छी बात है क्योंकि एनवायरनमेंट से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं और दिल्ली में खासकर, तो ये अच्छा आइडिया है अगर 10 इयर्स के बाद गाड़ी को वो कर दिया जाए तो।